सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 10 के बारे में। ऑलरेडी पार्ट 9 तक मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि परेटो ऑप्टिमैलिटी का प्रिंसिपल नहीं है। तो उससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि परेटो ऑप्टिमैलिटी होती क्या है। तो देखिए, परेटो ऑप्टिमैलिटी जो है ना, वो इस चीज़ पर फोकस करती है दैट नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है और एक बी है। हमारे पास एक पिज़्ज़ा है जिसमें 8 स्लाइसेस है, ठीक है। इसमें टोटल मान लीजिए 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है। तो इन 8 स्लाइसेस को आपने डिवाइड करना है इस तरीके से कि दोनों का बेनिफिट हो। तो हम 4 दे देंगे। अब मान लीजिए अगर मुझे किसी एक को इम्प्रूव करना है, दैट इज़ मुझे ए को बेटर ऑफ करना है, तो हमें बी को क्या करना होगा, वर्स ऑफ करना होगा। यानी एक स्लाइस को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे से छीननी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वी हैव अ टोटल ऑफ 8 स्लाइस ओनली, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ नोन एज परेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। यानी किसी को भी हम बेटर ऑफ नहीं कर सकते बिना किसी और को बेकार किए बिना, ख़राब किए बिना, ठीक है। ओके, अब परेटो इम्प्रूवमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी रीज़न की वजह से अगर मान लीजिए ए और बी हैं, इनके पास 4 स्लाइस है, किसी रीज़न से इसके पास 4 हैं और इसके पास 5 हो गए, मान लेते हैं कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, परेटो इम्प्रूवमेंट। कि किसी और को ख़राब भी नहीं किया और दूसरे का भी क्या हो गया, भला हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज परेटो इम्प्रूवमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्यों। Pareto optimality does not take into account the specific preferences or desire of the individual, rather focus on the overall improvement. हम overall improvement की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन हम specific preferences को भी तो देख रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि किसी को better off करें और किसी और को worse off ना करें, है ना। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो यानी हम इंडिविजुअल की बात तो कर रहे हैं, तभी तो हम ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। इसलिए तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, बट आपकी जो आंसर की है उसमें थर्ड आंसर मेंशन है। हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड तो प्रॉपर डेफिनेशन है, आपको पता ही है, ये करेक्ट ही है। थर्ड, इट रिक्वायर्स अनएनिमस कंसेंट और एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रादर देन ओवरऑल आउटकम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस की ही बात करते हैं, ऑल्दो वी आर फोकसिंग ऑन द ओवरऑल आउटकम्स, बट ऐसा नहीं है। और एग्रीमेंट की बात ज़रूर करते हैं कि सबके बीच में एक सहमति होनी चाहिए, ठीक है। अनएनिमस कंसेंट मतलब सब एक मत पर सहमत होने चाहिए। तो बिल्कुल है, अब सब एक मत पे तभी सहमत होंगे जब एवरीवन इज़ गेटिंग द इक्वल अमाउंट, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सही है और ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर 1 होना चाहिए, बट आंसर की में ये है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। इट मैक्सिमाइजेज ओवरऑल वेलफेयर बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग फेयरनेस, ठीक है। तो हम ओवरऑल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग फेयरनेस, नो। तो ये भी स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है और पार्शली इनकरेक्ट है। हम फेयरनेस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, हम एफिशिएंट मैनर में रिसोर्स एलोकेट हों इस पर बिल्कुल फोकस करते हैं, लेकिन फेयर अनफेयर होना इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही डाउटफुल है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंडामेंटल थ्योरम, दैट इज फर्स्ट एंड द सेकेंड फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एवरी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज परेटो एफिशिएंट। एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है दैट एनी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी अचीव बाय अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम गिवन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट्स, ठीक है। ये आपके दोनों हैं। वेलफेयर थ्योरम क्या है मैंने बता दिए हैं। तो फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्री मार्केट इकॉनमी, डिमांड एंड सप्लाई से चीज़ें एलोकेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो एलोकेशन होगा वो क्या होगा, परेटो एफिशिएंट होगा, ठीक है। ऐसा बोलती है फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। और अगर कोई परेटो एफिशिएंट एलोकेशन है जो कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से ही आई है, तो इसका मतलब हमने उसका प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, तभी वो कैसी है वैसी है। क्योंकि जैसे हमने बात की थी ना कि 4 और 4 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, तो 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस इक्वल है
तो हमने क्या करा है, देख कर ही उसको क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर किसी और को बेटर ऑफ कर भी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से उसको रीएलोकेट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रिच से लेकर आपने पुअर को दे दिया, तो ये क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम असर्ट्स दैट मार्केट इक्विलिब्रिया आर परेटो इनएफिशिएंट। तो क्या परेटो इनएफिशिएंट होता है, तो आंसर इज नो। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। नेक्स्ट है प्योर एक्सचेंज इकॉनमी। प्योर एक्सचेंज इकॉनमी क्या है, जहाँ पर सिर्फ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे कि जो भी एनवायरनमेंट्स है आपके पास, एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एप्पल और बनानाज है स्टार्टिंग में, उसको हम कर रहे हैं एक्सचेंज, तो उसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, सीधा वी आर एक्सचेंजिंग द गुड्स ऑफ बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है। A sufficient condition for the first welfare theorem to hold is that preferences be locally non-satiated. Non-satiated का मतलब है, satiated मतलब जो हम प्रॉपर क्या है, अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंच रहे हैं। नॉन सेटिएटेड मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें एक बंडल ए और बी मिला है, अपने गिवन बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर हमें अगर ए डैश बी डैश बेटर ऑप्शन मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग एंड इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम ऑल्सो होल्ड फॉर इकोनॉमिस्ट विद प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम है वो हर तरह के प्रोडक्शन पर सेट होता है या बैठता है, इन स्पाइट ऑफ कि क्या हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ क्या है, कि अभी हमने बात की थी कि इन द प्योर एक्सचेंज इकॉनमी, जहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ पर फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम होल्ड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। लेकिन अब पूछ रहा है कि क्या ऐसी इकॉनमी में भी फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम होल्ड करेगा, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो आंसर इज़ राइट, बिल्कुल ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो गई तो एक प्रोड्यूसर किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करता है, वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है, जबकि जो कंज्यूमर है वो किसको मैक्सिमाइज़ करता है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है, राइट। यही आप करते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे प्रोड्यूसर को अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना है, तो वो प्राइस इक्वल्स टू एमसी, ऐसी जगह पर ऐसे इनपुट्स और आउटपुट्स को चूज़ करेगा जहाँ पर प्राइस जो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। जबकि कंज्यूमर क्या है, ऐसे बंडल्स को चूज़ करेगा जहाँ पर क्या होगा, उसका जो है उसकी गिवन द इनकम, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गए, इनपुट्स भी मैक्सिमम हो गए और आउटपुट भी मैक्सिमम हो गए, ठीक है। इनपुट्स कहाँ से ले रहे हैं, कंज्यूमर से ही ले रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दैट फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर द प्रोडक्शन के केस में भी ये बैठता है, ठीक है। तो 2, 3 ठीक है, 3 भी ठीक है। एंड 4 के बारे में बात करते हैं। इम्प्लिसिटली द थ्योरम assumes the complete market and perfect information in an economy with externalities. For example, it is possible for equilibrium to arise that are not efficient. बिल्कुल सही है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि जहाँ पर भी एक्सटर्नलिटीज़ आ गई वहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। परेटो ऑप्टिमैलिटी कभी भी अचीव नहीं हो सकती। 2, 3 and 4 आर द राइट आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जोनल इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट है वो बताना है। इट कंसिडर इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री की बात नहीं करते, जितने भी मार्केट्स हैं, चाहे वो गुड्स की हैं, फैक्टर्स की, सबको कंसिडर करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स आर आइदर कॉम्पिटिटिव और सब्स्टिट्यूट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे जो गुड्स होते हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम में कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं और एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो हर तरह के गुड के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। रिसोर्सेज ऑल्सो फेस कॉम्पिटिटिव डिमांड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, तो इज़ इट राइट? तो क्या रिसोर्सेज जो है वो कॉम्पिटिटिव डिमांड फेस करते हैं? तो बिल्कुल सही है कि चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या होते हैं, डिमांड किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्पिटिटिव। तभी तो हम कहते हैं ना कि अगर वेजेस को हम घटा देंगे तो हम ज़्यादा लेबर को हायर कर सकते हैं, या ज़्यादा लेबर को हायर करने के लिए आपको और ज़्यादा वेजेस जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा लेबर है
ठीक है। बहुत ज़्यादा सप्लाई है लेबर की, फिर तो आप कम वेजेस में भी अपना काम करवा सकते हैं, और अगर सप्लाई जो है वो ज़्यादा है तो वेजेस कम में, और सप्लाई कम है तो वेजेस ज़्यादा आपको देने पड़ते हैं काम करने के लिए। तो यही वही चीज़ है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं वेजेस, ठीक है। चेंज इन द डिमांड और सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी और फैक्टर प्रोडक्शन सेट इन अ मोशन ऑफ चेन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और जनरल इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं करते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं वीट की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बाकी जो फैक्टर्स हैं, वीट को बनाने के लिए जो भी लेबर चाहिए उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उसके जो सब्सिट्यूट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, और चेंज करने से उनकी डिमांड या सप्लाई को बहुत सारे चेन रिएक्शंस जो हैं होती हैं, यानी कि एक से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को हम रिपल या फीडबैक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। आप सबको पता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन मार्जिनल है ना, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत बेसिक था। नेक्स्ट इज, ऐसी कौन सी गेम होती है जहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है, यानी एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो सम गेम। क्यों? क्योंकि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the change in the total utility due to change in the consumption of one additional unit? टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है अगर हम एक और एडिशनल यूनिट जो है कंज्यूम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज अगेन अ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज नॉट करेक्ट। इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। द इनिशियल एलोकेशन डिटरमाइंस द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स गिवन द इनिशियल एलोकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज, द इनिशियल एलोकेशन डिटरमाइंस द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स गिवन द इनिशियल एलोकेशन। तो स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट कि जो इनिशियल एलोकेशन होगा उसी से तो डिटरमाइन होगा कि आगे क्या होने वाला है, राइट। सो कैसे, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। मान लीजिए दो इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। एक के पास 10 एप्पल्स हैं और 0 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है दोनों के पास, ठीक है। इसके पास 10 है, इसके पास 0 ऑरेंजेस हैं, और बी के पास मान लेते हैं 10 ऑरेंज है और 0 एप्पल है। अब दोनों ही नाखुश हैं, क्यों? क्योंकि ए को ऑरेंजेस भी पसंद है और बी को एप्पल भी पसंद है, एंड दोनों चाहते हैं कि दोनों के पास दोनों आइटम्स मौजूद हों, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी अगर वो ट्रेड करेंगे इनिशियल एलोकेशन से, ये उनकी इनिशियल एलोकेशन है, ठीक है। इनिशियल एलोकेशन मीन्स व्हाट दे हैव इन द फर्स्ट स्टेज, जिसको कि वो बाद में ट्रेड के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज इनिशियल एलोकेशन। अब मान लीजिए इसमें से 10 में से 5 एप्पल्स वो अपने पास रखता है ए, और 5 वो बी को दे देता है, तो इसके पास भी हो गए 5। और ऑरेंजेस इसके पास 10 थे, तो वो 5 ऑरेंजेस अपने पास रखता है और 5 किसको दे देता है, ए को दे देता है। नाउ बोथ आर हैप्पी, क्योंकि दोनों के पास क्या हो गया, इक्वल जो है चीज़ें हो गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परेटो एफिशिएंट सिचुएशन, ठीक है। परेटो एफिशिएंट कि दोनों ही बेटर ऑफ हो गए, ठीक है, बिकॉज यू कांट मेक one person better off without hurting the other, ठीक है। So this statement is correct. Next is, through barter the individuals never reach a Pareto efficient outcome, but this outcome is not dependent on the initial allocation. तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, थ्रू बार्टर यानी कि ट्रेड करके एक इंडिविजुअल जो है वो परेटो एफिशिएंसी पर आ सकता है, एंड दिस आउटकम इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल एलोकेशन, क्योंकि इनिशियली आपके पास क्या है उसी से तो पता चलेगा कि बाद में आपके पास क्या होगा, राइट। तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, और इसी एग्जाम्पल से आप इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं। थर्ड वन इज,
An unequal initial allocation will lead to outcomes that are also relatively unequal. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी. हम क्या कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में अनइक्वल इनिशियल एलोकेशंस हैं तो बाद में भी जो आपका एलोकेशन होगा वो अनइक्वल होगा. बिल्कुल सही है. कैसे, देखो, ए के पास मान लेते हैं 18 एप्पल्स हैं और 2 ऑरेंज हैं. ठीक है, और बी के पास इस बार 18 ऑरेंजेस हैं एंड 2 एप्पल्स हैं. ठीक है, अगर वो ट्रेड ऑफ भी करते हैं, यानी कि वो ट्रेड भी करते हैं, तो भी मान लेते हैं उनके पास आ जाता है से 18 एप्पल्स है ना, तो 18 में से वो अज्यूम करते हैं हम कि वो दे देता है अब मान लीजिए दोनों 6 दे देते हैं, यानी एप्पल्स, ये 6 एप्पल्स दे देता है और ये 6 ऑरेंजेस दे देता है. तो क्या बच जाएगा, 12 एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस एंड 12 ऑरेंजेस एंड 8 एप्पल. स्टिल आप देख रहे हैं इस एलोकेशन या ट्रेड ऑफ के बावजूद भी ए हैज़ मोर एप्पल्स एंड बी हैज़ मोर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि अनइक्वल इनिशियल एलोकेशन होगा तो आपका जो आउटकम आएगा वो भी अनइक्वल आएगा. देयर इज नथिंग विद इन द बार्टर इकोनॉमी दैट एड्रेसेस और एक्ट एज करेक्टिव फॉर इनइक्वालिटी. कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या देयर इज नथिंग विद इन द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इनइक्वालिटी को करेक्ट कर सके. तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो इनइक्वालिटी को उस हद तक करेक्ट नहीं कर सकता, कर सकता है बट उस हद तक नहीं कर सकता है. ठीक है, तो दैट्स वाई आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोमेटिक अप्रोच इज यूजफुल फॉर. एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सियम्स क्या होते हैं. एक्सियम्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ एजम्पशंस जो कि हम बनाते हैं जब भी हम कोई थ्योरी बिल्ड करते हैं. ठीक है, तो आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, जब आप डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, आपने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी होगी, तो इन सब में हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस बना के चलते हैं. जैसे कि कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. ठीक है, ट्रांजिटिव है, नॉन सैटिएशन है, कन्वेक्स है उसके प्रेफरेंसेस. ये सब चीज़ें, ये सब एजम्पशंस हम पढ़ते हैं जब हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, राइट. बट जब भी हम प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ते हैं हम ऐसी कुछ एजम्पशन नहीं लेकर चलते. हम प्रोडक्शन फंक्शंस लेते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट्स और आउटपुट्स का रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे एजम्पशंस नहीं बनाते. तो मॉडलिंग ऑफ कॉस्ट भी नहीं, ये बेसिकली कॉस्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की भी नहीं, कॉस्ट की बात कर रहा है. शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, तो ऐसा कोई एक्सियम्स या एजम्पशंस नहीं होती कॉस्ट में. सेकेंड इज मॉडलिंग ऑफ इंसेंटिव्स. मॉडलिंग ऑफ इंसेंटिव्स का क्या मतलब है कि हमें जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स इन द सेंस ऑफ जब हम गेम थ्योरी की बात करते हैं, हम गेम्स के डिज़ाइन की बात करते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे असम्पशंस हम नहीं पढ़ते हैं. मॉडल ऑफ स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब बता दिया, दैट इज स्कैरसिटी आपको पता है एक फंडामेंटल अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई एसेज असम्पशन नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडलिंग ऑफ कंज्यूमर थ्योरी. यानी जब हम माइक्रो पढ़ते हैं, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, तो ही हम कुछ सेट ऑफ असम्पशंस बनाकर. So next question is with respect to the theorem of welfare economics, first and second fundamental theorem जो हम पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट इज कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द इंडिफरेंस कर्व. तो जब हम जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व्स लेते हैं और जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं उन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनता है. और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये सारे कैसे हैं, परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं. तो ये कह रहा है कि जो भी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम होगा वो इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेगा. सो आंसर इज नो. वो कहाँ लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे. एनी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज परेटो एफिशिएंट. बिल्कुल सही है, ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बोलती है. थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लाइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व. बिल्कुल सही. Any Pareto efficient competitive equilibrium is achievable through reallocation of resources. बिल्कुल सही है कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि अगर हम बार्टर करते हैं, ट्रेड करते हैं या फिर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनिशियल एलोकेशंस को, तो हम परेटो एफिशिएंसी पे आ सकते हैं. अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कर पे दिखाया है. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रॉन्ग वन कौन सी है, फर्स्ट वन इज द रॉन्ग. सो विद दिस आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. इन बिटवीन एक क्वेश्चन आई थिंक मुझसे मिस हो गया है, हाँ ये वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज
वोटर्स आर आस्क्ड टू वोट फॉर ओनली वन कैंडिडेट। इसमें बेसिकली मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वोटिंग सिस्टम के बारे में बताना है और वोटिंग सिस्टम के कुछ आपको फीचर्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा वोटिंग सिस्टम है। तो वोटर्स आर आस्क्ड टू वोट फॉर ओनली वन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट हु रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड irrespective of whether or not the winning candidate receive 50% और more votes। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर जब हम कहते हैं कि मेजॉरिटी में कोई जीतता है इलेक्शन में, तो उसके लिए उसको कितने वोट चाहिए। मान लीजिए 90 सीट्स है, ठीक है। 90 सीट्स में मेजॉरिटी के लिए जीतने के लिए एक पार्टी को 50% वोट्स +1 चाहिए होता है, यानी कि 45 + 1 दैट इज 46 सीट्स जिस भी पार्टी को मिल जाती है हम उसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी में कह देते हैं और वो जीत जाता है। कह रहा है कि हमारे यहाँ पर यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वोटिंग सिस्टम है जहाँ पर जिस भी वोटर को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए उसको हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं, चाहे उसके पास मेजॉरिटी में वोट्स आए हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A B C आपकी क्लास में 3 बच्चे खड़े हुए फॉर द पोस्ट ऑफ से मॉनिटर बनने के लिए। इसको टोटल क्लास में 50 बच्चे हैं तो मान लेते हैं इसको 25, ठीक है, और इसको मिले से 20 वोट्स और इसको 5 वोट्स मिले, तो मेजॉरिटी किसके पास आई, ए के पास, ठीक है। चाहे उसके पास जो है 50% से ज़्यादा वोट्स हैं या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है। अगर उसके पास मैक्सिमम वोट्स आ रहे हैं तीनों में से तो हम उसको क्या कर देंगे, विनर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलो मैं इसको बाद में समझा देती हूँ आपको। तो उसको हम विनर डिक्लेयर करते हैं। इफ देर आर मोर देन 2 कैंडिडेट्स देर इज वेरी लाइकलीहुड दैट द हाईएस्ट स्कोरर मे नॉट गेट 50% ऑफ द वोट्स। जैसे अभी हमने बात की विच टाइप ऑफ वोटिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू हेयर, तो ऐसा कौन से वोटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा सिस्टम है, राइट। क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम, सेकेंड है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, थर्ड है बोर्ड द काउंटिंग वोटिंग सिस्टम है, फोर्थ है मेजॉरिटी वोटिंग। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है मेजॉरिटी वोटिंग तो वो वाला होगा जिसमें जो अभी मैं आपको बता रही थी कि पार्टी को मेजॉरिटी यानी 50% +1 वोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो तो ये वाला सिस्टम हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बोर्ड द काउंटिंग वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी टीम है, जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको हम रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी है, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, इस तरीके से हम देखते हैं। और फिर जो पहला है उसको मान लीजिए 5 पॉइंट्स मिल गए, जो सेकंड नंबर पे आया उसको 4 पॉइंट्स मिल गए, थर्ड वाले को हमने 3 पॉइंट्स दे दिए। इस तरीके से हर कैंडिडेट के लिए हम क्या कराते हैं, कुछ नंबरिंग कराते हैं, देन उनको पॉइंट्स असाइन करते हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पे सब सम करके 2-3 राउंड्स में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं उनको हम जितवा देते हैं या वो जीत जाता है। दिस इज कॉल्ड बोर्ड अकाउंटिंग वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जो पहले पास कर गया, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए इसको, ठीक है, कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आ गए, किसमें 50% चाहे नहीं भी आए लेकिन उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल गए, मेजॉरिटी इन द सेंस ऑफ 3 कैंडिडेट में से एक को सबसे ज्यादा मिल गए, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, ये सिस्टम बोल दिया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और ये जो सिस्टम है कॉमनली यूज होता है इंडिया में, यूके में, कनाडा में और यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोग कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं, से 1 2 3, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको 50% वोट्स नहीं मिले मान लीजिए फर्स्ट राउंड में, तो वो क्या करेंगे, दोबारा से जो है वोटिंग करवाएंगे, लेकिन इस बार जिसको सबसे कम वोट्स मिले थे ना उनको हटा देंगे ताकि 50% मेजॉरिटी जो है किसी एक पर्सन के पास आ जाए। उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये चारों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो यहाँ नीचे मेंशन कर रखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है सिस्टम्स, ठीक है। विद दिस आपका ये पार्ट 10 कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।